डर सबको लगता है। जनवरी के महीने में मसूरी की जमा देने वाली सर्दी के बीच एक आदमी आधी रात को बाइक से चलता चला जा रहा था। ठंड से उसके दांत किटकिटा रहे थे और तभी अचानक सामने कोई जानवर आ गया। उसने ब्रेक मारे और ब्रेक मारते ही उसकी बाइक फिसलती हुई बहुत दूर जाकर रुकी। उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो खाई में नहीं गया, पर उसकी किस्मत इतनी भी अच्छी नहीं थी कि वो बच जाता, क्योंकि जब उसने उठकर सामने देखा तो वहां मधोवन भवन था, मसूरी का मशहूर किला। ये मैं कहाँ आ गया? जल्दी से भागो भैया। लेकिन अब उसकी 1000 कोशिशों के बाद भी बाइक स्टार्ट नहीं हुई और बर्फ गिरने लगी वो अलग। ठंड से बचने के लिए उसे मधोवन भवन के अंदर जाना ही पड़ा और अंदर जाते ही आवाज आई, এই দুর্গ আমার আর আমারই থাকবে। कौन है? আমি राजा शयन चटर्जी। वो आदमी बहुत डर गया और बाहर की तरफ भागा, पर तभी अचानक उसके सामने एक बहुत ही भयानक सा दिखने वाला आदमी प्रकट हुआ जो किसी राजा की तरह दिख रहा था। उसने बिना कुछ कहे उसे गले से पकड़ लिया और उसे हवा में उठाकर यूं फेंका कि वो सीधे खाई में जाकर गिरा। बची तो बस उसकी टूटी हुई बाइक और गूंजती हुई राजा शयन की भूत की हंसी। এই দুর্গা আমার और हमारी थाकबे। दिल्ली के एक मल्टीनेशनल कंपनी के ऑफिस में वीना, सीमा, रमन, ललित, जतिन और श्रवण काम करते थे। ये लोग अच्छे दोस्त भी थे और अक्सर साथ में मस्ती करते रहते थे। जनवरी की ठंडी दोपहर में जब ऑफिस में काम धीमा चल रहा था तो वीना ने अचानक एक आइडिया फेंका। सुनो, क्यों ना एक वीकेंड ट्रिप प्लान करें, मसूरी चलते हैं। मसूरी? वाह, बर्फ में मस्ती करने का मजा ही अलग होता है। और शराब। चुप रहे। हाँ, अगर कोई भूत प्रेत मिल गया तो मजा आएगा। तू खुद एक भूत है रमन, तुझे क्या भूत मिलेगा? तू बस बर्फ में फिसलने से बचना, बाकी सब ठीक रहेगा। तो क्या तय हुआ? मैं अपनी गाड़ी ले आता हूँ, सुबह जल्दी निकलते हैं। पहले बॉस से छुट्टी तो ले लो, वरना मसूरी जाने का सपना सपना ही रह जाएगा। बात हंसी मजाक में तय हो गई। अगले दिन सुबह जल्दी निकलने की प्लानिंग हुई। सभी एक्साइटेड थे, पर निकलते निकलते दोपहर हो गई। सभी श्रवण की गाड़ी में मसूरी के लिए निकल पड़े। रास्ते में चाय के ढाबे पर रुककर उन्होंने मस्त चाय पी और हंसी मजाक करते हुए सफर जारी रखा। जैसे ही देहरादून के करीब पहुंचे और पहाड़ दिखने शुरू हुए, ठंड का एहसास और बढ़ गया। सूरज भी ढल चुका था, पर तभी श्रवण ने अचानक गाड़ी रोक दी। अरे, गाड़ी के सामने कुछ दिखा, क्या था वो? क्या कुत्ता या कोई और जानवर? अरे नहीं, वो इंसान जैसा कुछ था। इंसान? हाँ, तो इसमें गाड़ी रोकने वाली क्या बात है? इंसान जैसा कुछ, पर इंसान नहीं। उसके 4 हाथ और 4 पैर थे। What? What? रुको, मैं देखता हूं। श्रवण गाड़ी से उतरकर टॉर्च लेकर देखने आगे बढ़ा। वो बढ़ते बढ़ते झाड़ियों के पास पहुंच गया और तभी अचानक किसी ने उसको झाड़ियों के अंदर खींच लिया और उसके चीखने की आवाज आने लगी। बचाओ! अबे ये क्या हो गया? जल्दी चलो, उसे बचाओ। वो सब लोग कार से उतरकर झाड़ियों के पास पहुंचे और झाड़ियां हटाकर देखने लगे। तभी उन्होंने देखा कि श्रवण सामने खड़ा हुआ जोरों से हंस रहा है। उल्लू बना आया, बड़ा मजा आया। उल्लू बना आया, बड़ा मजा आया। श्रवण, आर यू सीरियस? हम सबका दिल दहला दिया तुमने। अबे, मैं तुझे मसूरी के किसी पहाड़ से फेंक दूंगा, तू चल। श्रवण, प्लीज नेवर डू दिस अगेन। श्रवण हंसता हुआ आकर वापस कार में बैठ गया और कार चलाने लगा। 1 और घंटे के सफर के बाद वो लोग मसूरी में अपने होटल पहुंच गए। उस रात मसूरी की ठंड में सभी अपने अपने कमरों में सो गए। अगली सुबह मसूरी की ठंडी और खुशनुमा हवा ने उनका स्वागत किया। सभी ने मिलकर दिन भर मसूरी घूमने का प्लान बनाया। कैंपटी फॉल, गन हिल और मॉल रोड की चहल पहल ने उनका मन मोह लिया। हंसी मजाक और फोटो खींचते हुए दिन कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। शाम को होटल लौटते समय सीमा बोली, तुम लोगों को पता है
मसूरी में एक जगह है मधुवन भवन। ये किला कोलकाता के राजा शयन चटर्जी ने बनवाया था। मैं कोलकाता से हूँ, इसलिए मुझे इसके बारे में पता है। मधुवन भवन? वो तो बहुत डरावनी जगह है। मैंने सुना है कि वहाँ कई लोग गायब हो चुके हैं। तो फिर तो जरूर जाना चाहिए, डर में ही तो मजा है। तू हमेशा ऐसी बात क्यों करता है श्रवण? लेकिन वहाँ जाना खतरनाक हो सकता है। अरे डरपोक मत बनो, चलो ना थोड़ा रोमांच करते हैं। श्रवण, सीमा और जतिन जाने के लिए तैयार थे, जबकि रमन, वीना और ललित मना कर रहे थे। आखिरकार सबको वहां जाना ही पड़ा। मधुवन भवन तक पहुंचते पहुंचते अंधेरा घिरने लगा था। ये तो खंडर जैसा लग रहा है, यहाँ आने का कोई मतलब नहीं है। चलो वापस चलते हैं। अरे तुम इतना क्यों डरते हो? अंदर चलो, कुछ नहीं होगा। शायद हमें कुछ इंटरेस्टिंग मिल जाए। तुम लोग पागल हो क्या? सीमा और श्रवण ने सबको जबरदस्ती अंदर खींच लिया। खंडहर के अंदर जाने के जरा ही देर बाद चारों तरफ घना अंधेरा छा गया और कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी। ये कैसी आवाज है? क्या कोई और भी है यहाँ? मुझे तो ऐसा लगता है कि यहाँ कोई आत्मा है। बस शुरू हो गए तुम। अचानक किसी के भागने की आवाज आई। सभी उस आवाज के पीछे भागे। थोड़ी देर में उन्होंने देखा कि एक कपल वहां छिपा हुआ था। ओहो, तो ये था भूत। प्यार करने का एकदम सही ठिकाना चुना है। हम तो यहाँ शांति से बस वक्त बिताने आए थे। सब हंसने लगे और माहौल हल्का हो गया। लेकिन तभी वीना ने महसूस किया कि वो अकेली है। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन उसके दोस्त कहीं नहीं है। अरे ये लोग कहाँ चले गए? जरूर मुझे डराने का प्लान कर रहे होंगे। काफी देर तक ढूंढने के बाद भी जब कोई नहीं मिला तो वीना घबरा गई। वो बाहर जाने लगी, लेकिन जैसे ही उसने खंडहर के बाहर कदम रखा, उसने पीछे मुड़कर देखा और चौंक गई। खंडहर अब एक शानदार महल में बदल चुका था। महल की नई नवेली दीवारें और जगमगाते झूमर उसे घूर रहे थे। ये कैसे हो सकता है? ये तो खंडहर था। मैं कहाँ आ गई हूँ? डर से पागल होकर वीना खाई की तरफ भागने लगी, लेकिन तभी पीछे से किसी ने उसे पकड़ लिया। कौन हो तुम? मुझे छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। अरे शांत हो जाओ, हम हैं। वीना ने पलट कर देखा, वो उसके दोस्त ही थे। कुछ नहीं है यार, आराम से बैठो। ठंड बहुत बढ़ रही है, आग जला दो। थोड़ी गर्मी मिल जाएगी तो सही लगेगा। ठीक है, मैं लकड़ियां इकट्ठा करता हूँ। लकड़ियां इकट्ठी कर आग जलाई गई। सब लोग आग के पास बैठकर अपने डर को दबाने की कोशिश कर रहे थे। ठंडी हवा के बीच आग की लपटें राहत दे रही थी। थोड़ी देर बाद जतिन ने झिझकते हुए कहा, भाई मुझे जरूरत है यार, मैं अभी आता हूँ। अरे जल्दी लौट आना, ये जगह वैसे भी ठीक नहीं लग रही। जतिन अकेले मत जा, कहीं भूत पकड़ ना ले। जतिन मुस्कुराते हुए किनारे की ओर चला गया, लेकिन कुछ ही पलों के बाद एक खौफनाक चीख गूंज उठी। ये जतीन की आवाज है। अरे वो मजाक कर रहा होगा। नहीं, उसकी आवाज में कुछ था। चलो देखते हैं। सब लोग घबराते हुए आवाज की दिशा में भागे। पीछे वाले हिस्से में पहुंचकर जो देखा, उसने उनके होश उड़ा दिए। जतिन जमीन पर नहीं बल्कि हवा में लटका हुआ था। मुझे बचा लो, प्लीज मुझे बचा लो। उसके चेहरे पर खौफ साफ दिखाई दे रहा था। तभी अचानक किसी अदृश्य शक्ति ने उसे खाई में ढकेल दिया। उसकी चीखें अंधेरे में गूंजती रही और फिर सब कुछ शांत हो गया। मैंने कहा था ये जगह सही नहीं है, चलो यहां से भागते हैं। पर जतिन को ऐसे कैसे छोड़ दे? वो मर चुका है, यहाँ से निकलो। अचानक चारों तरफ अजीब आकृतियां दिखने लगी। मरे हुए लोग उनकी ओर बढ़ रहे थे। सब लोग किले के अंदर भागने लगे, लेकिन हर तरफ से भूतों ने उन्हें घेर लिया। तभी उन्होंने देखा जो आग उन्होंने जलाई थी वो उनकी ओर बढ़ रही है।
आग की लपटें भी किसी का रूप ले रही थी, मानो उन्हें निगलने आ रही हो। रुक जाओ, आगे मत बढ़ो। अचानक आग ठहर गई और तभी किले के बीच में एक डरावना साया प्रकट हुआ। ये कौन है? मैं राजा शयन चटर्जी का आत्मा हूँ क्या? और ये श्रवण मेरा वंशज है। सभी हैरान रह गए। श्रवण ने कांपते हुए कहा, ये झूठ है। तू मेरा वंशज है और मेरे लिए शिकार लेकर आया है। भूत की बातें सुनकर सबका खून जम गया। वो लोग श्रवण से बचने की कोशिश करने लगे, हालांकि श्रवण को खुद कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी राजा के भूत ने वीणा को पकड़ लिया और खाई की ओर घसीटते हुए ले गया। सब चीखते रहे, पर राजा ने एक झटके में उसे खाई में ढकेल दिया। मुझे मार डालो, लेकिन मेरे दोस्तों को छोड़ दो प्लीज। मैं पुलिस को कॉल करता हूँ। रमन ने मोबाइल निकाला, लेकिन नेटवर्क गायब था। उसने वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया, लेकिन तभी फोन हवा में उड़ने लगा। फोन सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। राजा की आत्मा ने अचानक एक तेज रोशनी में बदलकर श्रवण के शरीर में प्रवेश कर लिया। अब श्रवण की आंखें लाल हो गई थी और वो पूरी तरह से राजा का अवतार बन चुका था। अब मेरी आत्मा को चैन मिलेगा, किंतु तुम आधेर सबाई के मरते होवे। सबसे पहले उसने रमन की गर्दन को इतनी ताकत से मरोड़ा कि उसकी हड्डियां चटकने की आवाज आई। रमन की आंखें बाहर निकल आई और वो वही ढेर हो गया। फिर उसने ललित को हवा में उठाया और उसे दीवार पर इतनी जोर से पटका कि उसकी खोपड़ी फट गई। खून की धार बह निकली। सीमा भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन श्रवण ने उसे पकड़ लिया और उसकी आंखों में अपने नाखून गाड़ दिए। उसकी चीखें किले में गूंजने लगी और फिर सब शांत हो गया। अब बस एक बचा है। लेकिन तभी राजा की आत्मा श्रवण के शरीर से बाहर निकल आई। श्रवण बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को जेल में पाया। मैं निर्दोष हूँ। अरे मैं निर्दोष हूँ। ये सब राजा शयन चटर्जी का काम है। मेरी बात सुनो, मेरी बात मानो प्लीज। तुमने अपने दोस्तों की हत्या की और अब भूतों की कहानी सुना रहे हो। अब तुम हमेशा के लिए यही रहोगे। श्रवण ने चीखते हुए अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश की, लेकिन उसकी बातें किसी ने नहीं मानी। उसे हमेशा के लिए जेल में बंद कर दिया गया।